Hello students, our next topic is techniques of scientific management. वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकें कौन कौन सी हैं? देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं. फर्स्ट इज मोशन स्टडी, फंक्शनल स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फैटिग्यू स्टडी एंड टाइम स्टडी. ये सब क्या हैं? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ ही यही होता है कि इन सभी टेक्निक्स की मदद से या इन सभी विधियों की वजह से या मदद से हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, यानी प्रभावपूर्ण बना सकते हैं. इसे ही हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि हम इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करके साइंटिफिक मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाते हैं. तो first method is method study. So this study is conducted to know the best method of doing a particular job. It helps in reducing the distance traveled by materials and bring improvement in handling, transporting, inspection and storage of raw material and goods. अर्थात मेथड स्टडी की वजह से हम बेस्ट मेथड ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, किसी भी जॉब की पर्टिकुलर जॉब की बेस्ट मेथड को कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और चूज़ भी कर सकते हैं. साथ ही साथ हम मेथड स्टडी की मदद से हम बेस्ट मेथड को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. मेथड स्टडी मटेरियल को ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इसको रिड्यूस करने में, इसको कम करने में भी हेल्प करता है. साथ ही साथ यह इम्प्रूवमेंट लाता है हैंडलिंग में, अर्थात संचालन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंस्पेक्शन करने में और साथ ही साथ रॉ मटेरियल को स्टोरेज करने में भी जो इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं वो मेथड स्टडी की हेल्प से हम कर सकते हैं. एक बार हिंदी में पढ़ते हैं. यह अध्ययन किसी विशेष कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका जानने के लिए आयोजित किया जाता है. यह सामग्री द्वारा तय की गई दूरी को कम करने में मदद करता है और कच्चे माल और माल के संचालन, परिवहन, निरीक्षण और भंडार में सुधार भी लाता है. इस स्टडी की अगर हम एक लाइन में बात करें तो इसकी वजह से हम जो रॉ मटेरियल होता है उससे फिनिश गुड्स तक की जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करती है. अगर किसी प्रोसेस में रिडक्शन करना है तो उसका भी करती है और किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसकी भी हेल्प करती है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ मोशन स्टडी. मोशन स्टडी इज़ अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड limbs on a individual required to perform a job. It is the study of the movement of an operators or a machine to eliminate useless motions and find out the best method of doing a particular job. अर्थात मोशन स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम क्लोज ऑब्जर्वेशन हर बॉडी का, हर मशीन का करते हैं. हम ये देखते हैं कि हर मशीन को कितना मूवमेंट लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति को पर्टिकुलर वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है, कितने मूवमेंट लग रहे हैं. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम सारे मूवमेंट बॉडी के या व्यक्ति के हर मूवमेंट पर, हर एक्शन पर नज़र रख सकते हैं. मोशन स्टडी मशीन के ऑपरेशंस मीन्स जो मशीन ऑपरेट हो रही है उसके मूवमेंट को भी स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है और यूज़लेस मोशंस जो हैं, जो यूज़लेस एक्शंस हैं या जो वेस्टेज ऑफ एक्शन हैं उनके बारे में स्टडी करता है और पर्टिकुलर जॉब की बेस्ट मेथड कौन सी होगी इसके बारे में स्टडी करता है और फाइंड आउट करता है. इसीलिए द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू फाइंड द एलिमिनेट wasteful motion among the workers and to design the best method of doing various operations.
एंड इट रिजल्ट इन हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसीलिए मोशन स्टडी का मेन पर्पस यही होता है कि वो वेस्टफुल मोशंस जो हैं उनको एलिमिनेट करें, उन्हें ख़त्म करें या कम करें, और वर्कर्स के एक्शंस को भी, जो वेस्टफुल एक्शंस हैं उनको कम करें, और उस पर्टिकुलर जॉब की या ऑपरेशंस की जो भी बेस्ट मेथड है उसको यूज़ करें, उसे डिज़ाइन करें और इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ यह जो स्टडी है वो वेस्टफुल मोशंस जो हैं उनको एलिमिनेट करने की वजह से हाई प्रोडक्शन कर पाती है और प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट कर। एक बार हम हिंदी में पढ़ते हैं। गति अध्ययन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक व्यक्ति के शरीर और अंगों की गति का बारीकी से अवलोकन किया जाता है। यह बेकार गतियों को खत्म करने और किसी विशेष कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि का पता लगाने के लिए एक ऑपरेटर या मशीन की गति का अध्ययन है। गति अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि श्रमिकों के बीच व्यर्थ गतियों को खोजना है, उन्हें समाप्त करना है और विभिन्न कार्यों को करने के सर्वोत्तम तरीकों को डिज़ाइन करना है। इसका परिणाम उच्च उत्पादन और उत्पादकता में होता है। तो हमें समझ में आ गया कि मोशन स्टडी एक ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से जो वेस्टफुल मोशंस हैं, एक्शंस हैं वर्कर्स के या मैनेजमेंट के, उन्हें एलिमिनेट किया जाता है और जो बेस्ट मेथड होती है कोई भी पर्टिकुलर जॉब की, उसे चूज़ किया जाता है और उसे डिज़ाइन किया जाता है, जिसके रिज़ल्ट में हमें हाई प्रोडक्शन मिलता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ टाइम स्टडी। Time study is the technique of observing and recording the time required by a workman of reasonable skill and ability to perform each element of the task in a job. Through time study, the precious time required for each element of a man's work is determined. It helps in fixing the standard time to be do a particular job. अर्थात टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने स्किलफुल तरीके से या रीज़नेबल टाइम में, रीज़नेबल स्किल्स में और उसकी एबिलिटी के हिसाब से किस तरह का वर्क परफॉर्म किया है या टास्क के एलिमेंट को कंप्लीट किया है। टाइम स्टडी की हेल्प से हम प्रीशियस टाइम जो मैन ने किसी टास्क में या एलिमेंट में लगाया है, डिटरमाइन किया है, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और टाइम स्टडी ही जो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी पर्टिकुलर जॉब का, उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। समय अध्ययन उचित कौशल और कार्य के प्रत्येक तत्व को कार्य करने की क्षमता वाले कार्यकर्ता द्वारा आवश्यक समय को देखने और रिकॉर्ड करने की तकनीक है। समय के अध्ययन के माध्यम से मनुष्य के कार्य के प्रत्येक तत्व के लिए आवश्यक सटीक समय निर्धारित किया जाता है। यह किसी विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यक मानक समय तय करने में मदद करता है। अर्थात टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किसी स्किलफुल वर्क को किसी मैन ने या किसी टास्क को किसी मैन ने कितने टाइम में कंप्लीट किया है और उसको प्रॉपर वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, या इस वर्क को कंप्लीट करने में प्रॉपर टाइम कितना लगता है। ये स्टैंडर्ड टाइम भी फिक्स किया जाता है। इसीलिए टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू फिजिकल और मेंटल हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्क
workers' health and efficiency. Fatigue study helps in reducing fatigue among the workers. Fatigue is generally caused by long working hour without rest, pauses, repetitive operations, excessive specialization, and poor working condition. The purpose of fatigue study is to maintain the operational efficiency of the workers. अर्थात फैटिग स्टडी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है जिससे वर्कर्स की हेल्थ पर, उनकी इफ़िशेंसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसे ऑब्ज़र्व करती है। साथ ही साथ फैटिग स्टडी जो है वो वर्कर्स की इफ़िशेंसी जो है वो कैसे आई है या उनकी फैटिग यानी थकान जो है वो कैसे आ गई और उनको कैसे कम कर सकते हैं, इसको कम करने की कोशिश करता है। फैटिग स्टडी ऑल दिस थिंग्स। फैटिग इज़ जनरली caused by long working hour without rest, pauses, रिपीटिटिव ऑपरेशंस। अर्थात जो थकान है वो जनरली जब आती है जब कोई व्यक्ति लगातार काम करता है, उसके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वो थकने लगता है और उसकी थकान की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। इसीलिए फैटिग स्टडी की हेल्प से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि हाउ वर्कर्स आर फैटिग इमीडिएटली और फास्टली। मीन्स जो वर्कर्स हैं वो इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं, यह स्टडी किया जाता है। इसीलिए टेलर ने यह सिद्ध किया या इस स्टडी की हेल्प से यह प्रूफ किया कि वर्कर्स जल्दी क्यों थक जाते हैं और उनके काम में इफ़ेक्ट कैसे आता है। और इसी के साथ उन्होंने प्रूफ किया कि हर वर्कर को एक प्रॉपर टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रेस्ट दिया जाना चाहिए, जिससे हमारा काम भी प्रॉपर होता रहेगा और उनकी कंडीशंस भी, हेल्थ भी प्रॉपर रहेगी। कभी कभी इस स्टडी की हेल्प से यह ऑब्ज़र्व किया गया या यह फील किया गया कि कभी कभी वर्कर्स को काम चेंज करके भी देना चाहिए। मीन्स हर समय व्यक्ति के पास एक जैसा काम होने से भी वह व्यक्ति आलसी बन जाता है, इसीलिए उसे हर समय थोड़े थोड़े टाइम में काम चेंज करके भी देना चाहिए, यानी उसकी पोजीशंस चेंज कर देनी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर काम करने का इंटरेस्ट बना रहे, उन्हें काम करने से थकान महसूस ना हो और जो प्रोडक्शन है उसमें भी इफ़िशेंसी बनी रहे, प्रॉपर स्मूथली वर्क चलता रहे और वर्कर्स की जो ऑपरेशनल इफ़िशेंसी मीन्स काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती चले। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। थकान शारीरिक या मानसिक कार्यकर्ता के स्वास्थ्य और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थकान अध्ययन श्रमिकों में थकान को कम करने में मदद करता है। थकान आमतौर लंबे समय तक बिना रुके काम करने, दोहराए जाने वाले ऑपरेशन, अत्यधिक विशेषज्ञता और खराब काम करने की स्थिति के कारण होती है। थकान अध्ययन का उद्देश्य श्रमिकों की परिचालक दक्षता को बनाए रखना है, अर्थात जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशेंसी को बनाए रखना है, उनकी हेल्थ को भी बनाए रखना है, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रहा है या वर्किंग हो रही है वो प्रॉपर चलती रहे। इसीलिए टेलर ने कहा है कि टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उन्हें रेस्ट भी देना चाहिए। एक जैसा वर्क उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देना चाहिए, ताकि वो लोग जो वर्कर्स हैं वो आलसी ना बने और उनके काम में भी इफ़िशेंसी आती रहे। वर्कर्स जो हैं वो अगर एक जैसा काम करते रहेंगे तो वो आलसी बनेंगे, इसलिए टाइम टू टाइम उनका काम भी चेंज कर देने चाहिए, उनकी पोजीशन चेंज होती रहना चाहिए, जिससे उन्हें थकान महसूस ना हो। अब हम नेक्स्ट स्टडी देखते हैं, दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप।
Taylor advocated that specialization must be introduced in a factory. He advocated functional foremanship for this purpose. Functional foremanship is a form of organization which involves supervision of a worker by several specialist foremen. The purpose of functional foremanship is to improve the quality of supervision of workers by employing specialist फॉरमैन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। टेलर ने वकालत की एक कारखाने में विशेषज्ञता को पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कार्यात्मक फॉरमैनशिप की वकालत की। कार्यात्मक फॉरमैनशिप संगठन का वह रूप है जिसमें कई विशेषज्ञ फॉरमैन द्वारा एक कार्यकर्ता की देखरेख शामिल होती है। कार्यात्मक फॉरमैनशिप का उद्देश्य विशेषज्ञ फॉरमैन को नियुक्त करके श्रमिकों के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। अर्थात फंक्शनल फॉरमैनशिप एक ऐसा फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का जो सुपरविजन्स को या सुपरवाइजर्स को इन्वॉल्व करता है वर्कर्स के काम को ऑब्जर्व करने के लिए बाय स्पेशलिस्ट फॉरमेन्स। मीन्स कई और भी फॉरमेन्स के बनाने के साथ में या फॉरमेन्स के बीच में एक सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म किया जाता है। अर्थात एक मैनेजर कई मैनेजर्स को अपॉइंट करता है जो वर्कर्स को अपना वर्क इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, मैंने कोई वर्क उन्हें गाइड करता है कि उसे वो वर्क कैसे करना है और साथ ही साथ उन्हें ऑब्जर्व भी करता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वर्कर्स मैनेजर एक मैनेजर है जिसने 3 मैनेजर्स को अपॉइंट किया। फॉरमैन इंचार्ज फॉर प्लानिंग, फॉरमैन इंचार्ज फॉर परफॉर्मेंस एंड फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर फैक्ट्री। ये 3 तरह के मैनेजर्स हैं जो कई सारे वर्कर्स को मीन्स असिस्टेंट्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्टर कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फॉरमैन इंचार्ज परफॉर्मेंस जो रखता है वो 4 को रखता है, जैसे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और जो फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर फैक्ट्री के लिए होता है वो क्या रखता है, डिसिप्लिनरियन। और ये सब किसको ऑब्जर्व करते हैं, वर्कर्स को ऑब्जर्व करते हैं। अर्थात वर्क मैनेजर जो है वो एक मैनेजर है जिसने कई सारे मैनेजर्स को अपॉइंट किया हुआ है। जैसे उसने खुद 3 सुपरवाइज़र रखे, सुपरविज़न रखे और उन तीनों सुपरविजन्स ने कई और मैनेजर्स रख लिए जो किसको ऑब्जर्व करेंगे या गाइड करेंगे, वर्कर्स को। अर्थात फंक्शनल फॉरमैनशिप में टोटल 8 मैनेजर्स होते हैं जो वर्कर्स को ऑब्जर्व करते हैं और वर्कर्स को इन सभी 8 मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है। इसका बेनिफिट ये है कि हर मैनेजर्स के पास में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है। पर इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें हर टाइम बार बार 8 मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है और हर प्रोसेस को रिपोर्ट करने के लिए उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम इस डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। इन टेलर्स फंक्शनल फॉरमैनशिप रिकमेंडेड 8 फॉरमेन्स इन ऑल टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द production. He suggests 4 foremen, the planning department, namely route clerk, instructions card clerk, time and cost clerk, and shop disciplinarians. The 4 foremen recommended for getting the required performance from the workers include gang boss, speed boss, repair boss and inspectors. हिंदी में पढ़ें तो टेलर की कार्यात्मक फॉरमैनशिप में उत्पादक के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए कुल मिलाकर 8 फॉरमेन्स की सिफारिश की गई। उन्होंने योजना विभाग को 4
foreman, route clerk, instruction card, क्लर्क टाइम और कास्ट डार्क एंड शॉप डिसिप्लिनरियन का सुझाव दिया। श्रमिकों से आवश्यक प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अनुशंसित 4 फॉर्मेन में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर शामिल होते हैं। अर्थात जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर ये जो मैनेजर्स हैं ये होते हैं और ये सब इसके अंडर में वर्क कर रहे होते हैं और इन सब के ऊपर एक मैनेजर होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वर्कर्स को 8 को रिपोर्ट करना होता है। इस तरह से फॉरमैनशिप में मैनेजर्स को डिवाइड किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। This plan was suggested by Taylor to attract high efficient workers. Under this plan, there are 2 piece work rate, one is lower and another is higher. The standard of efficiency is to determine in the term of number of units during a day or standard same. The workers who produce more than standard output within the standard time, he will be given higher piece rate. On the other hand, if a worker is below the standard, he shall be given lower rate of wages. The slow worker is thus penalized as he get wages at the lower piece rate. Thus, Taylor scheme of wages payment encourage the workers to attain higher standard of performance and earn wages at high rate. अर्थात टेलर ने ये जो मेथड है उसका सजेशन इफ़िशेंसी ऑफ वर्कर्स को अट्रैक्ट करने का के हिसाब से की थी। अर्थात उन्होंने वर्कर्स की इफ़िशेंसी को बढ़ाने के लिए ये प्लान या ये मेथड को सजेस्ट किया था। इस प्लान के अंदर 2 तरह के रेट होते हैं, वन इज़ लोअर और अनदर इज़ हायर। मीन्स कि जो वर्क रेट होता है, जो वर्कर्स का वर्क होता है वो एक तरह का या तो ऊंचा होता है या एक कम वाला भी होता है। वर्कर्स की इफ़िशेंसी पर डे यूनिट कितना वर्क करते हैं और उनका टाइम उनको कितना लग रहा है इसके हिसाब से किया जाता है। जिस वर्कर ने ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम में ज़्यादा आउटपुट दिया वो हायर पीस रेट मतलब ज़्यादा वेजेस पाएगा और उसी दूसरे हाथ पर जिसने ज़्यादा टाइम में कम आउटपुट दिया उसे कम वेजेस दिए जाएंगे, उसे पनिश किया जाएगा या पेनलाइज किया जाएगा कि उसे जितना उसने काम किया उसके हिसाब से कम वेजेस ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को इक्वल वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और टेलर की इस स्कीम की वजह से वर्कर्स में इनकरेज हुए, मतलब वर्कर्स खुद में इनकरेज होते हैं, खुद से उत्साहित होते हैं कि वो जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जितने कम टाइम में जितना अच्छा आउटपुट देंगे उससे उनका भी जो वेजेस रेट है वो बढ़ जाएगा। अर्थात टेलर की मेथड से वर्कर्स की इफ़िशेंसी बढ़ती है और जो वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं कम समय में उन्हें हाई रेट वेजेस दिए जाते हैं और जो कम काम करते हैं ज़्यादा टाइम में उन्हें कम वेजेस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस लेने की या सैलरी गेन करने की जो एक्साइटमेंट होती है उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है और उनकी इफ़िशेंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और इससे स्टैंडर्ड आउटपुट भी मिलता है और स्टैंडर्ड टाइम भी रेट जो है वो कवर किया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेजेस डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात इसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति भी कहते हैं। यहाँ आपके टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीट होते हैं। ये
सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो ये जो डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप ये अपनी फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।